हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि ज्योमेट्री की सीरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आज हमारा ये तीसरा क्लास होने वाला है। 2 क्लास हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे जैसे हम लोग त्रिभुज के बारे में जानना शुरू कर चुके हैं और जो त्रिभुज होता है उसके बारे में और क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। तो कल हम लोगों ने क्लास छोड़ा था कहाँ पे कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, और हमने इस पर एग्जाम्पल नहीं कर पाए थे क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव था। ठीक है, तो आज हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। हमको आशा है कि आपको वो वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। दोनों वीडियो आप देखे होंगे और बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करेंगे, लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करेंगे, वीडियो को पूरा देखेंगे स्टार्टिंग से, और जब आप ऐसा करेंगे तो बिल्कुल आप आसानी से सब कुछ सीख पाएंगे। तो एक काम आपको और करना है कि जब भी आप बैठेंगे तो कॉपी और पेन अपने साथ लेके बैठेंगे, जिससे क्या होगा, कोई भी चीज मैं पढ़ाऊंगा उसको आप सीधा नोट करते हुए जाएंगे। ठीक है, और नोट करेंगे और फिर उसको रिवीजन करेंगे तो बिल्कुल आसानी से होगा। एक और सूचना देना था, जो सूचना ये है कि जैसे ही ये कि बुक खत्म हो जाएगा, मतलब कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री से खत्म हो जाएगा, तो किरण का एसएससी का प्रीवियस ईयर का बुक आता है जिसका मैं पूरा सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो इसके लिए भी आपको तैयार रहना है। तो चलिए अब शुरू करते हैं, ज्यादा देर ना करते हुए आज के 3rd क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो तीसरा क्लास हमारा यहां से शुरू होता है कि जहां मैंने कल छोड़ा था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूं। तो जैसे कि आप देख रहे थे कि हम लोगों ने पढ़ा क्या कि अगर ये कोई त्रिभुज है एबीसी, ठीक है, एबीसी कोई ट्रायंगल है और इसमें हम क्या कर रहे थे, ए के सामने वाली भुजा को ए, बी के सामने वाली भुजा को बी और सी के सामने वाली भुजा को सी मान रहे थे। अब उसके बाद हम लोग ये बात पढ़े थे कि कोई भी त्रिभुज हो, अगर उसके तीनों कोनों को जोड़ा जाए, जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो ये पूरा 180 डिग्री के बराबर होता है। ये बात मैंने कल सिद्ध भी कर दिया था, आपको ये पूरा समझ में भी आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पिछला वीडियो यानी कि सेकंड वाला जाके वीडियो आप देख सकते हैं, उसमें लास्ट में हमने इस बात को सिद्ध कर दिया था। आइए इसी के आधार पर आज कुछ क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं। जैसा कि अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत आसान है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो अगर हम मान ले यहाँ कि इसका मान जो है 60 डिग्री का है और इसका मान हम मान लेते हैं कि 50 डिग्री का है, तो आपसे पूछा जाएगा कि एंगल सी क्या होगा। तो आपको अब ऐसा नहीं है कि एकेडमिक ईयर की तरह एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी लिखना है, आप बराबर 180 और फिर आप ए और बी का मान भरेंगे और फिर निकालेंगे। वैसा कुछ भी नहीं करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत तेज करना होता है, इसलिए हम इसको जोड़ेंगे। 60 और 50 110 होता है, और 110 180 में से अगर घटा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस कोण का मान जो होगा वो 70 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया होगा आपको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं इसी पे हम। जैसा कि एक छोटा सा क्वेश्चन आपके पास है, एबीसी एक ट्रायंगल है जिसमें इस कोण का मान 80 डिग्री है और इस कोण का मान जो है वो 40 डिग्री है। तो बताइए कि सी का मान अगर हम x मान लें तो x का मान क्या होगा, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इसको नहीं बता रहा हूं। चलिए अब आगे के कॉन्सेप्ट पर हम बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिएगा, और इसका हम इसको मिटाते हैं। चलिए अब आगे के कॉन्सेप्ट पर क्या हमको चलना है, अब उस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं। बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए लिखा हुआ था, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उनके अभिमुख अंतःकोण के बराबर होता है। ठीक है, एकदम बिल्कुल आराम से समझेंगे हम इसको। होता है, इसमें इसका अगर इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में भी लिख लीजिए, इन एनी ट्रायंगल sum of
इंटीरियर अपोजिट एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। चलिए अब इस बात को हमको सिद्ध करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है कि लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उनके अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिभुज में बाह्य कोण क्या होता है और उसका अभिमुख अंतः कोण क्या होता है, यानी कि यहां पर इंटीरियर अपोजिट एंगल क्या होता है, और उसके बाद हम लोग इस थ्योरम को पढ़ते हैं। देखिए किसी भी त्रिभुज को अगर आप बनाएंगे, मान लिया जाए एक ट्रायंगल है हमारे पास, इसका नाम हम लिख देते हैं एबीसी। ठीक है, ये बात आपको समझ में आया होगा। एबीसी एक ट्रायंगल है हमारे पास, और इस एबीसी को अगर हम क्या बोलेंगे कि इसमें सबसे पहले बोला गया कि बाह्य कोण। तो सबसे पहले अगर हम बाह्य कोण की बात करेंगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि यह त्रिभुज के कहीं बाहर स्थित होगा। तो जब हम किसी एक भुजा को बाहर की ओर बढ़ाते हैं तो जो उसके द्वारा, इस भुजा के द्वारा बाहर में जो कोण बना होता है, इसी को हम लोग बाह्य कोण बोलते हैं, यानी कि एक्सटीरियर एंगल इसको बोला जाता है। ठीक है, और एक्सटीरियर एंगल जो ये होता है तो ये तीन तरह से बन सकता है। आप इसको देखिएगा, जरूरी नहीं है कि एक्सटीरियर एंगल यहां पर ही बने। हम क्या बोल रहे हैं, एक्सटीरियर एंगल को यहां भी बनाया जा सकता है। अगर आप एबीसी यहां मान लेते हैं तो इसको ए को ऊपर की ओर खींचते हैं तो यहां पर भी एक्सटीरियर एंगल बन सकता है। और अगला अगर हम एक्सटीरियर एंगल खींचे तो अगर हम यहां से एबीसी खींच रहे हैं और इधर भी भुजा पर हम खींच दें तो एक्सटीरियर एंगल का निर्माण हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी त्रिभुज में तीन एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। आप खींच के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हमने हर कंडीशन को यहां पर दर्शा दिया है कि ये एक्सटीरियर एंगल होगा। चलिए अब बात को आगे बढ़ाते हैं और हम इसको मिटाते हैं। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल को आप समझ गए। अब देखिए एक्सटीरियर एंगल का अभिमुख अंतः कोण क्या होता है। तो मान लेते हैं कि एबीसी एक ट्रायंगल है और आपने क्या जाना कि अगर हम किसी भुजा को बाहर की ओर खींचते हैं और यहां से एक्सटीरियर एंगल बनाते हैं तो अभिमुख अंतः कोण क्या होता है, इस बात को ध्यान रखना है। तो इसके जस्ट सामने में दो कोण पाए जाते हैं। देखिएगा, इस कोण के सामने में एक भुजा पाई जाएगी और इस भुजा को लगाते हुए जो दोनों कोण होगा वो क्या होगा, इन दोनों का अभिमुख अंतः कोण होगा। इस बाह्य कोण का ये दोनों अभिमुख अंतः कोण होगा, ये ध्यान आपको रखना है। अगर मान लिया जाए बात को नहीं समझ पा रहे हैं तो दूसरे फिगर से हम समझते हैं कि यहां पर अगर एबीसी को लिया जाए, ठीक है, तो यहां से अगर हम इस वाले बिंदु को खींच देते हैं, यानी इस वाले भुजा को यहां तक हम बढ़ाएं और बढ़ाने के बाद क्या हुआ, इसको हम बाह्य कोण माने। और जैसे ही ये बाह्य कोण हुआ तो देखिए इसके सामने वाली भुजा ये है, तो इनका जो अभिमुख अंतः कोण होगा वो ये होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तीसरी भुजा पर जान ही लेते हैं हम लोग। तो ये एबीसी एक ट्रायंगल हम यहां पर फॉर्म कर दिए हैं। इस बार हमने बी के साइड को बढ़ाया है और यहां से एक्सटीरियर एंगल को लिया है। ठीक है, बाह्य कोण को लिया है। तब हम देख रहे हैं इसके सामने वाली जो भुजा है ये है, तो यहां पर भी दो एंगल का निर्माण होगा, तो ये एक्सटीरियर एंगल आपका कहलाता है। ये बात तो क्लियर हो गया होगा आपको कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है और अभिमुख अंतः कोण क्या होता है। हमने इन दोनों बातों को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब इस थ्योरम पर चलते हैं कि थ्योरम क्या बोल रहा है और फिर थ्योरम को हम लोग सिद्ध करते हैं। चलिए इसको अब मिटा रहे हैं। देखिए किसी त्रिभुज का बाह्य कोण तो हम जल्दी से अब फॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप एक एक चीज को, छोटे छोटे चीजों को जानना शुरू कर देंगे। एबीसी एक ट्रायंगल है और इसका बाह्य कोण जैसे ही बोलेगा हम बाहर की ओर खींचेंगे और ये हमारा एक्सटीरियर एंगल हो गया। अब उसका अभिमुख अंतः कोण कौन सा होगा वो भी आपको पता चल गया। इस कोण के सामने देखना है, इसका ये जो कोण होगा ये दोनों कोण अभिमुख अंतः कोण होगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गया। अगर ये दोनों अभिमुख अंतः कोण है तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसके अभिमुख अंतः कोण के यहां पर लिख देना होता है योग के बराबर होता है। यहां पर थोड़ा छूट गया था, योग के बराबर होता है। अभिमुख अंतः कोण के योग के बराबर होता है, यहां भी छूट गया होगा।
इन एनी ट्रायंगल, नहीं सॉरी यहाँ पर ठीक है सम ऑफ लिखा हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या तो यहाँ पर अभिमुख अंतः कोण के बराबर होता है, तो हम लोग इसको समझते हैं कि अगर हम इस एंगल को अल्फा मान लें और इस एंगल को हम मान लें कि ये एक्स होगा और इस एंगल को हम मान लेते हैं कि ये वाई होगा, तो आपको सिद्ध क्या करना है कि अल्फा बराबर, यानी कि ये अल्फा बराबर जो होगा अभिमुख अंतः कोण के योग के, यानी इन दोनों का योगफल हम निकाल देंगे x प्लस वाई के बराबर होगा। ये बात बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो ये अभिमुख अंतः कोण के बारे में हम इस बात को अब सिद्ध करना शुरू कर रहे हैं कि कैसे अभिमुख अंतः कोण को हम सिद्ध कर सकते हैं। चलिए अब शुरुआत करते हैं हम इसके प्रूफ की। तो देखिए क्या होगा, इसका प्रूफ जब हम करेंगे तो आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि अभिमुख अंतः कोण को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं क्या कि एक समीकरण हमारे पास आया कि अल्फा बराबर एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अगर हम इस एंगल को, ध्यान दीजिएगा, इस एंगल को हम C मान लेते हैं। ठीक है, एंगल है ही तो जो एंगल था हम वही मान लिए। अगर हम एंगल C का मान निकाले, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हम एंगल C का मान निकालने के लिए चलें तो आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज में किसी भी त्रिभुज के कोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या आप क्या जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस अगर C को हम जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल C अगर हम निकाल दें, यहां से एंगल C निकाल दें तो क्या होगा, अगर आप थोड़ा डिटेल और समझना चाहते हैं तो मैं और इसको आसानी से आपको समझा देता हूं। x प्लस वाई प्लस C, यानी x प्लस वाई प्लस एंगल C का जो मान होगा हमारे पास वो कितना होगा, 180 डिग्री का मान होगा। अगर हम क्या करते हैं, यहां से एंगल C निकालना चाहते हैं तो एंगल C कैसे निकलेगा, 180 डिग्री में से इन दोनों को उधर ले जाइएगा तो -x और -y होगा, और एंगल C का जब आप मान निकालेंगे तो 180 डिग्री माइनस कॉमन ले लेंगे माइनस, तो x प्लस वाई हो जाएगा। तो ये एंगल C का मान आपको एग्जिस्ट कर गया। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगला जब थ्योरी प्रूफ करते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं क्या कि एक लाइन पर जो कोण बनता है वो आपको कल भी हम पढ़ाए थे 180 डिग्री का बनता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये C और अल्फा को जब हम मिला देंगे पूरा, तो क्या ये एक लाइन पर कोण नहीं बन रहा है क्या, और ये जब एक लाइन पर कोण बनेगा तो क्या 180 डिग्री का नहीं होगा। तो हम यहां से लिख सकते हैं, ये समीकरण नंबर आप इसको 1 मान सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं कि एंगल C को और प्लस अल्फा को जब हम आपस में जोड़ देते हैं तो आप जानते हैं कि वह 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इस बात को आप जानते हैं, जबकि एंगल C का मान हमारे पास दिया हुआ है समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, तो जब हम समीकरण नंबर 1 में इसका मान जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एंगल C प्लस अल्फा, तो एंगल C के बदले में यहां पर एंगल C का मान समीकरण 1 से रखेंगे तो एंगल C के बदले में ये पूरा मान हम रख देंगे। तो एंगल C का मान कितना हो जाएगा, आप देखिए 180 डिग्री माइनस x प्लस वाई। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। और यहां प्लस अल्फा था तो हम इसको प्लस अल्फा में लिख देंगे और ये बराबर जो हो जाएगा वो 180 डिग्री हो जाएगा। अब हम इन दोनों को कट करते हैं, ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे तो आपके पास जो बचेगा वो क्या बचेगा, माइनस एक्स प्लस वाई और प्लस अल्फा बराबर 1 बचेगा, सॉरी 0 बचेगा। ये कट जाएगा इधर से तो पूरा ये जाके उधर 0 हो जाएगा, घट जाएगा, तो अल्फा हो गया। तो अल्फा का जो मान होगा वो बहुत ध्यान रखना है, तो ये पूरा माइनस उधर जाएगा तो वो x प्लस वाई के बराबर होगा। अब आप देखिए यहां बहुत ध्यान से कि अल्फा का जो मान है वो x प्लस वाई के बराबर है, तो आप देखिए अल्फा x प्लस वाई के बराबर है, तो ये वाला जो कोण है वो इन दोनों कोण के योग के बराबर है। तो हमने इसमें बहुत आराम से आपको समझाया है, कोशिश कीजिएगा आप समझने का। ये प्रूफ होता है और प्रूफ का एग्जामिनेशन में, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कोई काम नहीं आता है, लेकिन ये आपके कॉन्सेप्ट को इतना बेहतर बनाता है कि आप बहुत आराम से क्वेश्चन, कितने भी मतलब जटिल क्वेश्चन आ जाएंगे आप उनको आसानी से तोड़ पाएंगे। तो आपको थ्योरम को थोड़ा सा जानना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैंने इस बात को पूरा सिद्ध करके आपको दिखा दिया। आप इसको क्या करेंगे, खुद से 1-2 बार बनाएंगे, क्योंकि इसमें फिक्स्ड चीज होता है, इसमें कोई चेंजिंग होने की
कोई परिवर्तन होने की संभावना भी नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज पूरा आपको समझा दिया गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इस पे, तो बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं इस पे, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहां से मिटा रहे हैं इसको और कुछ क्वेश्चन हम लोग साथ साथ करते हैं। और आप जब क्लास करें तो कमेंट में अपना आंसर जरूर लिखा करें। जैसे जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो उसको कमेंट में आप जरूर दिया करें। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम तो कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसा कि एक क्वेश्चन ऐसा आ गया था एग्जाम में, बस छोटा छोटा भी क्वेश्चन आ सकता है छोटे एग्जामिनेशन में। ए का मान ये 30 दे दिया था, बी का मान 40 दे दिया था और यहां पर इसका मान पूछ लिया था x डिग्री। ठीक है, अब इस x डिग्री का मान निकालना है हमको। तो आप सिंपल सा बात जानते हैं कि ये बाह्य कोण है और ये अभिमुख अंतःकोण है, इन दोनों के योग के इसका मान बराबर सीधे हो जाएगा। तो x का मान जब आप निकालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 40 को जोड़ देंगे प्लस 30 को जोड़ देंगे तो x का जो मान होगा वो 70 के बराबर हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस तरह का और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ था, बहुत ध्यान से देखेंगे आप, कि एक क्वेश्चन इस तरह का दिया था कि ये A था, ये B था और ये C था। ठीक है, इसका मान दिया था 50 डिग्री और इसका मान दिया था 30 डिग्री। पूछा था इसको x डिग्री मान लेते हैं, तो बताइए इसका मान क्या होगा। तो आपको क्या पता, यहां पर ध्यान रखना है कि ये बाह्य कोण है और ये इसका अभिमुख अंतःकोण है। तो x का जब मान निकालेंगे तो 30 और 50 दोनों को जोड़ देंगे तो x का जो मान होगा वो 80 डिग्री होता है। चलिए बात यहां तक भी आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। अब हम थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेनेशन इसका करते हैं। एक क्वेश्चन जो थोड़ा सा घुमा के भी पूछा जा सकता है तो हम उसको भी एक बार उठा लेते हैं। जैसे कि अगर हम मान लें कि ABC एक ट्रायंगल है और इसका बाह्य कोण जो दे दिया गया है 130 डिग्री, ऐसा भी क्वेश्चन प्रश्न पूछा जा सकता है। इसमें आपको दे देगा कि ये जो दिया हुआ है आपका 70 डिग्री दिया हुआ है और इसका मान पूछ देगा कि ये x बताइए। तो आप क्या जान रहे हैं, बहुत आराम से आप बना सकते हैं कि इन दोनों का जो योगफल होगा x प्लस 70 का वो 130 के बराबर होगा। आप नॉर्मल सा बात जान गए। तो x का मान जो होगा वो 130 में से 70 घटा देंगे, 0 हो जाएगा। 13 में से 7 गया 6। ठीक है, तो आप इस बात को जान गए कि 130 में से अगर आप 70 को घटाएंगे तो 13 में से 7 गया 6 होना चाहिए। तो 60 इस क्वेश्चन का आंसर होगा और 7 6 13 जोड़ के आ जाएगा यहाँ पे। चलिए एक क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ते हैं, आप कमेंट में इसका आंसर कीजिएगा और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन ये रहा कि ये ABC है और इसका बाह्य कोण जो है वो 120 है। ठीक है, ये आपका 60 डिग्री का है, तो ये वाला कोण बताइए कि x डिग्री का ये कोण जो होगा वो कितने का होगा। x का मान बताना है, अपने कमेंट में इसका उत्तर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अभी तक हम लोग क्या छोटी छोटी बातों को जान रहे हैं, ये हम जान रहे हैं कि आप लोगों को पता भी होगा बहुत लोगों को, लेकिन अप्लाई करना बड़ा बात होता है और बड़े बड़े क्वेश्चंस में भी हम इसका अप्लाई करेंगे। पहले हम लोग छोटा छोटा जो भी थ्योरम है उसको खत्म कर लेते हैं। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा कठिन रहेगा आगे वाला थ्योरम, बहुत ध्यान से आप समझेंगे और हम आराम से इसका एक्सप्लेनेशन भी करने वाले हैं। चलिए देखिए, तो अगला हमारा जो लिखा हुआ है उस बात को सबसे पहले हम लोग समझते हैं। तो लिखिए, किसी त्रिभुज में बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी तथा छोटी कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। ठीक है, अब इस बात को समझिए। पहले जो हम लैंग्वेज लिखे हैं इसको पूरा एकदम डिटेल से पूरा समझाते हैं।
आपको बहुत आराम से हम समझाएंगे कि सारा चीज क्लियर हो जाए, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखते जाइएगा। लिखा हुआ है कि किसी त्रिभुज में बड़ी कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी तथा छोटी कोण के सामने वाली भुजा सबसे छोटी होती है। इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान से पहले पूरे तरीके को देखिएगा। जैसे मान लेते हैं हम एक कोण बनाए, देखिएगा ध्यान से, हम एक कोण बनाए यहां पे, ठीक है। अब इसकी भुजा को एनालाइज कर रहे हैं। अब ये जो कोण है, मान लेते हैं ये कोण जो होगा 120 डिग्री का रहा होगा, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हैं, सिंपल सा कहानी है कि जब हम, आप इसी से समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा है कि हमारे पास ये दोनों को देखिएगा, ये मार्कर है और ये पेन है, जैसे हम इसको कोण समझ रहे हैं। जैसे देखिए ये दो कोण है हमारे पास, है ना। तो इसमें क्या हुआ कि जैसे ही हम क्या करेंगे, यहां पे इस कोण को ऐसे लेके जाएंगे, ठीक है। तो अभी देखिए, अभी इसके कोण का बीच का दूरी क्या है, ये कोण को बीच का दूरी कम है। जैसे ही हम इसको बढ़ाना शुरू कर देते हैं, दोनों तरफ से बढ़ा देते हैं, और जैसे ही हम इन दोनों को बढ़ाएंगे तो देखिए इसके सामने वाली भुजा जो होगी वो जस्ट बड़ी होगी। आपको एकदम क्लियरिटी में नजर आ रहा होगा हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इसको घटाएंगे, यानी कि जब इसको घटाएंगे तो ये वाला जो कोण होगा हमारा कम हो जाएगा, और घटाएंगे ये कोण और घट जाएगा, और जैसे जैसे कोण को घटाएंगे वैसे वैसे ये भुजा हमारी छोटी हो जाएगी। तो हम क्या समझाना चाह रहे थे, आपको यही समझा रहे हैं कि जहां सबसे बड़ा कोण होगा, ठीक है, वहां भुजा सबसे लंबी होती चली जाएगी। देखिए ध्यान से, यानी कि अगर आप ऐसे लेके जाते हैं तो इसके सामने वाली भुजा लंबी होगी, कोण बड़ा है, और जैसे जैसे हम कोण को, यानी इस वाले एंगल को, यहां देखिएगा ध्यान से, इस वाले एंगल, यहां एंगल बन रहा है, हम पढ़ा चुके इस बात को, और इस एंगल को जैसे 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 हम इसको घटाते हुए जाएंगे तो ये एंगल क्या हो जाएगा, छोटा, और सामने वाली जो भुजा भी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। यही बात हम समझाना चाह रहे थे। तो आपको अब ये प्रैक्टिकली बात समझ में आ गया होगा कि किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी तथा किसी त्रिभुज में छोटे कोण वाली जो होगी वो सबसे छोटी होगी। अब बात को समझिए ध्यान से, अगर ये 120 डिग्री का था, अगर हम इसको कोण को घटाते, ध्यान से सुनिएगा, अभी तो हमने इस कोण को बढ़ाया है, इस कोण को और एक्सीड करते, आप देखिए इसी पे देखिए, इस कोण को हम बढ़ाते तो क्या कोण बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और जैसे ही बढ़ा कोण आप देखेंगे इसकी भुजा जो हो गई वो बड़ी हो गई। क्लियर, देखिए तो हम यहां से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बड़ा कोण जितना रहेगा भुजा उतनी ज्यादा बड़ी होगी। और उसके बाद अब हम इस कोण को छोटा कर रहे हैं, तो चलिए इस कोण को रिड्यूस करते हैं और इतना ही कोण पर हम इसको लेके आते हैं, और जैसे ही हम इतना कोण लेके चलेंगे तो देखिए इतना वाला जो भुजा होगा वो छोटा हो जाएगा। यानी एक निष्कर्ष हम निकाल लिए, बड़ी कोण के सामने वाली भुजा बड़ी और छोटी कोण के सामने वाली भुजा छोटी होती है। चलिए ये बात आप समझ गए होंगे। इस पे बहुत अच्छा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ये तो हम आपको समझाने के लिए ऐसा कर दिए, ठीक है। अब 3 कंडीशन है आपके पास, उसको देखिए। जैसे मान लेते हैं ए, बी और सी एक ट्रायंगल है। अब आप क्या जानते हैं, ए के सामने वाली भुजा ए, बी के सामने वाली भुजा बी और सी के सामने वाली भुजा सी होती है, ठीक है। एक आप पढ़े होंगे ऐसा, देखिए अगर आपको आइडिया हो कि एक ट्रायंगल होता है और एबीसी एक अगर ट्रायंगल को मान लें, अगर इसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं तो ये जो दोनों कोण होता है वो आपस में बराबर होता है और ये समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। अभी हम किसी ट्रायंगल के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल हम इस बात को आपको इसी के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं। अब देखिए क्या है कि जब ये दोनों के दोनों जो है बराबर हो गए तो ये कोण बराबर हो गया। इसका मतलब कि अगर ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, ठीक है। ये समद्विबाहु त्रिभुज का एक नियम होता है जिसके अकॉर्डिंग हम इस बात को आपको समझा गए। चलिए अब बहुत ध्यान से देखेंगे कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक। तो पहला जो पॉइंट है हमारा बहुत बेसिक और थ्योरेटिकल पॉइंट है कि अगर हम 1 में लिखें कि हम दो एंगल को इसमें पकड़ते हैं, आप किसी भी दो एंगल को उठा के सिद्ध कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, लेकिन हम सिर्फ क्या करते हैं, दो एंगल को अपने
सुविधा अनुसार उठाते हैं तो एंगल बी और एंगल सी में रिलेशन दिखाते हैं। ठीक है, जब एंगल बी का रिलेशन एंगल सी से दिखाया गया तो 3 कंडीशन होगा। क्या क्या कंडीशन होगा उस बात को आप समझिएगा। एक तो होगा या तो एंगल बी जो होगा वो बराबर होगा एंगल सी के, दूसरा कंडीशन जो होगा वो एंगल बी जो होगा वो बड़ा होगा एंगल सी से, और तीसरा कंडीशन जो होगा एंगल बी जो होगा वो छोटा होगा किससे, एंगल सी से। ये 3 कंडीशन जो होंगे वो बनेंगे। ठीक है, ये बात आप समझ पाए होंगे। या तो ये कोण बड़ा होगा, दोनों या तो बराबर होगा, या तो बी बड़ा होगा, नहीं तो सी बड़ा होगा, और चौथा कंडीशन कोई बनने वाला नहीं है, और आपको बहुत ध्यान से इस बात को सीखना है। तो हम लोग क्या किए कि सबसे पहले कंडीशन को हम माने कि एंगल, बहुत ध्यान से, एंगल बी बराबर हमने क्या मान लिया, एंगल सी को। जैसे ही हमने एंगल बी और सी को बराबर माना है तो अब इसके भुजा में क्या संबंध होगा, अब इसको समझना है। यानी कोण और भुजा में संबंध है। अब बात सुनिए कि जैसे ही बी और सी बराबर होगा तो हम बोल देंगे कि ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। चलिए, ये बात अभी भी हम बताए थे कि ये दोनों भुजाएं जो होंगी, ये दोनों एंगल जब बराबर होगा तो ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस भुजा का लेंथ है सी, इस भुजा का लेंथ है बी, तो हम लिख सकते हैं कि सी बराबर बी होगा। ये पहला कंडीशन आपके सामने। चलिए अब हम दूसरे कंडीशन की ओर बढ़ते हैं। हमने दिखाया कि अब बी को बड़ा दिखाते हैं। बहुत गौर से सुनिएगा बात को। अगर हमने एंगल बी को बड़ा दिखा दिया एंगल सी से तो अभी हमने क्या पढ़ा है, बड़ी भुजा के सामने वाली जो बड़ी कोण के सामने वाली भुजा जो होती है वो बड़ी होती है, और छोटे कोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो छोटी होती है, और बहुत आसानी से हम इसको डील कर जाएंगे। तो एंगल बी को हमने क्या दिखाया, ध्यान से देखना है आपको। एंगल बी को हमने क्या दिखाया है, एंगल सी से बड़ा दिखाया है। तो बी अगर बड़ा है तो बी कोण को उठाइए, एंगल बी बड़ा है तो एंगल बी जब बड़ा है तो उसके सामने वाली जो भुजा होगी वो बड़ी होगी कि नहीं होगी। इसका मतलब कि सामने वाली बी की भुजा है बी, समझ रहे हैं आप। ठीक है, यहां पर आप b बराबर सी भी लिख सकते हैं सुविधा अनुसार। ठीक है, तो सामने वाली की भुजा जो है वो b है, और c एंगल छोटा है तो यहां पर c होगा। इसका मतलब b और c में कौन बड़ा होगा, तो आप जाहिर सा बात है कि b एंगल बड़ा है तो इसका सामने वाला भुजा जो होगा बड़ा होगा, यानी कि इस माध्यम से b जो होगा वो बड़ा हो जाएगा यहां पे। चलिए, बात समझ गए होंगे। अब तीसरे कंडीशन की तरफ हम लोग चलते हैं, और हमारा तीसरा कंडीशन क्या है, भुजा के अनुसार से, कि अगर हम क्या करें, एंगल बी को, ध्यान दीजिएगा, छोटा मान लें एंगल सी से। अगर हम एंगल बी को छोटा मान लेते हैं किससे, एंगल सी से, अगर छोटा जैसे ही हम इस बात को माने तो अब आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस बार कौन सा एंगल छोटा है, बी छोटा है। ठीक है, हम यहां बी और सी लिख लेते हैं बहुत ध्यान से। अब कौन बड़ा कौन छोटा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम बोल रहे हैं यहां पर क्या है, एंगल सी बड़ा है, तो एंगल सी बड़ा है, इसका मतलब इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो बड़ी होगी, इसका मतलब, और बी होगी जो इसके सामने वाली भुजा वो छोटी होगी। तो दोनों में से सिंपल भाषा में हम समझा देते हैं, जो एंगल बड़ा है वो बड़ा हो जाएगा उसके सामने वाला भुजा। तो एंगल बी बड़ा है, सॉरी एंगल सी बड़ा है, तो एंगल अगर सी बड़ा है तो इसके सामने वाली भुजा सी बड़ी है, तो हम बोल सकते हैं बी इज ग्रेटर देन सी होगा। ये तीनों चीज आपको समझ में आ गया होगा। एक बार हम थोड़ा सा स्पीड में इसको रिवीजन कर देते हैं, जैसे कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, तो हम अब इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा, मिटा रहे हैं और थोड़ा सा तेज इसको एक बार और हम आपके सामने रखते हैं, क्योंकि हमको पता चल रहा है कि यहां पर कुछ आपको कंफ्यूजन आ सकता है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक बहुत अच्छे से क्वेश्चन पर चलते हैं। चलिए देखिए, तो सबसे पहले हमने क्या किया कि एबीसी ट्रायंगल को माना। हम क्या पढ़ें कि छोटी कोण के सामने वाली भुजा छोटी और बड़ी कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है। हमने बी और सी को टारगेट कर लिया, तो पहला कंडीशन हमने क्या कहा कि चलिए बी और सी बराबर होंगे। जैसे ही बी और सी बराबर होंगे तो सामने वाली भुजा ए, बी और यहां सी हो जाएगी। तो बी और सी जैसे ही बराबर हुआ
तो इसका मतलब ये दोनों बराबर, तो ये दोनों मामला हो जाएगा बी और सी बराबर। अब देखिए दूसरा कंडीशन, हमने एंगल बी को बड़ा माना सी से, तो जैसे ही बी को सी से हमने बड़ा माना तो देखिए कौन सा एंगल बड़ा है, बी बड़ा है। तो अगर यहां पर भी बी और सी लिखना है, जो होगा साइन लगा देना है। एंगल बी बड़ा है तो बी के सामने वाली भुजा कौन है, बी है, तो हम लिख सकते हैं कि बी बड़ी हो जाएगी सी से, बात खत्म। और तीसरा कंडीशन जो है हमारे पास, एंगल बी इज लेस देन एंगल सी है। इस बार कौन सी भुजा, कौन सा एंगल बड़ा है, तो सी एंगल बड़ा है। तो आप देखेंगे यहां ध्यान से कि एंगल जो सी है वो बड़ा है, ठीक है, और एंगल सी बराबर हो जाएगा, यहां भी बी सी लिखना होगा। तो अगर एंगल सी बराबर है तो भुजा कौन सी बड़ी होगी, सी वाली बड़ी होगी। तो ये तीनों कंडीशन आपके सामने आया। अब हमको लगता है कि ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, यहां से एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि आप बना पाते हैं उसको कि नहीं। लेकिन मैं उसको समझा भी दूंगा, और आप अगर कोशिश करेंगे लिखने का तो आप लिख भी सकते हैं, खुद से बना भी सकते हैं, वीडियो को रोक के जिस समय आप बना रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो, लेकिन अब हम लिख रहे हैं कि एक त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस बी, एक त्रिभुज ABC में एंगल A प्लस एंगल B बराबर दिया है 145 डिग्री। बहुत अच्छे से समझिएगा। तथा दिया है क्या, 2 ऑफ एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। आगे लिखना है, हो तो इनमें से क्या सत्य होगा, इनमें से क्या सत्य होगा। 4 ऑप्शन आपको दिया है। इससे पहले आप इंग्लिश वर्जन भी लिख लीजिए। इन अ ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B बराबर 145 डिग्री एंड 2 ऑफ एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। यहां लिखा है देन पढ़ना होगा इसको। देखिए तो ऑप्शन 4 थे इसके, AC इज ग्रेटर देन AB, बी में था AC, बी ऑप्शन हमारा है कि AC लेस देन AB, सी ऑप्शन है AC इज इक्वल टू AB, और डी में ऑप्शन नन दिखाया गया है। ठीक है, अब हमारे पास क्या क्या चीज है उस बात को हम बहुत ध्यान से समझते हैं और कैसे कैसे इस बात को डील कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमको भुजा के लेंथ में जानकारी चाहिए कि कौन सी भुजा छोटी है और कौन सी भुजा बड़ी है। उसके पहले हम लोगों को कोण दे दिया गया है। अगर हम त्रिभुज के तीनों एंगल को फाइंड कर लें और पता चल जाए कि कौन सा कोण बराबर है और कौन सा, अगर कोण बराबर है तो बराबर भुजा होगी, अगर बड़ा है तो बड़ी और छोटा है तो छोटी भुजा होगी। तो इस बात को हम आराम से बता सकते हैं कि AC और AB में कौन बड़ा है। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को फॉर्म करते हैं और इस ट्रायंगल का जो नाम है वो ABC रखते हैं। ठीक है, क्योंकि बोला गया है ABC। अब हमारे पास समीकरण है 2-3, उससे हमको चलना है। हमारे पास एक चीज दिया है कि एंगल A प्लस एंगल B का मान जो दिया है वो 145 डिग्री दिया है। उसके बाद 2 ऑफ एंगल B यानी कि ट्वाइस ऑफ एंगल B है प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री ये भी दिया है। ये आपका 2 समीकरण है, ये आप पहला मान सकते हैं, ये आप दूसरा समीकरण इसको मान सकते हैं। और इसी के आधार पर आपको क्या करना होगा कि एंगल को निकालना होगा। अब देखिए एक तरीका हम भी जानते हैं यहाँ पे क्या, कि त्रिभुज के जो तीनों कोणों का योग होता है, तो एक तीसरा समीकरण आप ऐसे क्वेश्चंस में बना सकते हैं कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C का मान जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, यानी कि ये थर्ड समीकरण हो गया। और इस तीनों समीकरण के माध्यम से हम इन तीनों एंगल्स को निकाल लेंगे। और तीनों एंगल्स जैसे ही पता लग गया तो हम बता सकते हैं कि कौन सी भुजा छोटी है और कौन सी भुजा बड़ी है, और भुजा में संबंध निकाल सकते हैं। अब आप बहुत ध्यान से देखिए, अगर हम बोले क्या, ये एक यहां पर दिया हुआ है ABC तीनों का मान 180 है और A और B का मान 145 है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर 3 में से एक समीकरण को घटा दें
तो a प्लस बी कट जाएगा और डायरेक्ट c का मान आएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। वैसे बच्चों के लिए वो तो प्रश्न पूछ नहीं पाएंगे, इसलिए वैसे बच्चों के लिए हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि आपको समझ में ये पूरी बात आ जाए। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 3 को समीकरण 1 से घटाते हैं। जैसे ही समीकरण 3 को 1 से घटाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, इस साइड का एक साइड घटेगा और इस वाले का एक साइड, यानी कि इसमें से हम एंगल ए और प्लस एंगल बी को घटा देंगे। समझ रहे हैं बात को, यानी कि इस पूरे में से इसको घटा देंगे। तो हमको लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से घटाना है और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से। तो ये 180 माइनस 145 हो जाएगा। पूरा क्लियर बात है। अब देखिए ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का जो मान है यहाँ, अब हम इसको तोड़ते हैं। तो एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c माइनस एंगल a माइनस एंगल b, ये दोनों b एंगल ये a एंगल कट जाएगा और इधर जब आप घटाएंगे इसको तो इसका मान जो होगा 35 डिग्री आएगा। तो एंगल c का जो मान होगा आपका वो 35 डिग्री एग्जिस्ट कर गया। बात समझ में आया। हम इस ट्रायंगल को थोड़ा अलग बना लेते हैं ताकि हम यहां पर सबको लिख पाए। ठीक है, देखिए तो एंगल C का मान जो यहां पर है, हम इस ट्रायंगल को थोड़ा सा इधर हटा ले रहे हैं। ABC में C का मान तो निकल गया कि ये 35 डिग्री का मान होगा। यहां तक बिल्कुल क्लियर होगा आपकी बात। तो अगर ये 35 डिग्री का मान है तो अब हमको काम क्या है, हम इस दोनों यहां से हम लोग स्टार्ट करते हैं लिखना। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, C का मान 35 डिग्री आ गया। अगर हम C का मान 2 वाले समीकरण में रख दें तो यहां 2 वाला समीकरण क्या है, 2 ऑफ एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, C का मान 35 डिग्री था तो 2 ऑफ एंगल B प्लस 35 डिग्री अगर इसको रख दिया जाए तो ये 180 डिग्री हो जाएगा। और 2 ऑफ एंगल B का मान जो होगा वो 180 में से अगर आप 100 कितना घटा देते हैं तो 10 में से 5 गया तो 5 बचेगा और 7 में से 3, यानी कि 145 डिग्री का कोण बचेगा। और एंगल B अगर आप निकालना चाहेंगे तो 145 बटा 2 और इसको काटेंगे तो 72.5 आएगा ये बात। ठीक है, इसका मतलब ध्यान से सुनिएगा कि B का मान कितना आ गया आपका, 72.5 आ गया। ठीक है, तो यहां पर जब B का मान 72.5 आ गया तो आप त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो जानते हैं 2 ऑफ एंगल A बराबर 45 डिग्री था, तो अगर ये 72.5 बचा तो ये भी A जो होगा वो 72.5 बचा। अगर बात नहीं समझ में आ रहा है तो इन दोनों को जोड़ दीजिए और 180 से घटा दीजिए, A का मान आपको बिल्कुल आराम से पता लग जाएगा। चलिए ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हमने फुल एक्सप्लेनेशन किया है इसका, आप आराम से देखेंगे, बनाएंगे, सीखेंगे तो इतना ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम तो यहीं पे डायरेक्ट घटा के लिख देते हैं, लेकिन आपके समझने के लिए हमने इतना सारा बात किया है। अब हमको यहां से समझना है, हमको रिलेशन किस वाले बात पे निकालना है। अब हम इसी चीज को समझाने का कोशिश करते हैं। चलिए, जब हम निकाल चुके हैं सारे का तो अब हम यहां से इस चीज को हटा देते हैं। अब इस बात को समझेंगे। अब देखिए क्या क्या बात यहां मैटर पूछा गया है। तो हम लोग से पूछा गया है कि AC और AB में क्या संबंध है। बहुत ध्यान देना है इसमें, AC और AB में हमारा क्या संबंध होगा, इस वाले को हमको ध्यान देना है। अब देखिए AC, तो हमारे पास देखिए AC के सामने वाली भुजा देखिएगा ध्यान से। AC के सामने वाला कोण कितने का है, 72.5। AC के सामने वाला कोण कितने का है, 72.5। अब आगे देखिए अगला बात यहां पर क्या है, AC के सामने वाला कोण कितना दिखा रहा है, 72.5 दिखा रहा है। और उसके बाद अब देखिए यहां AC का सामने वाला भुजा क्या दिखा रहा है, ये AC है तो ये 72.5 है। इसके सामने वाला जो एंगल है वो बड़ा है, यानी ये बड़ी भुजा है। अब कहीं बराबर तो है नहीं, वो देख लेते हैं। AB के सामने वाला कोण कौन सा है, तो AB के सामने वाला कोण जो है वो छोटा है। आप देखिए इसका मतलब
कि AC के सामने वाला कोण बड़ा है, इसका मतलब AC बड़ा है और AB क्या हो जाएगा, छोटा है, तो इसलिए छोटा है। तो हमारा जो आंसर होगा वो AC इज ग्रेटर देन AB आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा AC इज ग्रेटर देन AB। हमको लगता है कि आप इस बात को अब अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या क्या इसमें हम बताने का कोशिश किए हैं। आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आगे फर्दर सेशन के लिए, ठीक है। तो अगला वीडियो जो होगा वो आपको अगले दिन मिलेगा, तो इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको बहुत बार रिवाइज करेंगे, तभी आपको अगला वीडियो समझ में आने वाला है। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।